ये थर्ड ईयर में। अपना विचारक है जेरेमी बेंथम। इसमें हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं विद्यार्थियों? हमने जाना है कि बेंथम जो था वो उपयुक्तवादी विचारक है, उपयुक्तवाद का प्रवर्तक है, दार्शनिक है। और उपयुक्तवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सुख और दुख दो आधारों पर खड़ी हुई है। इसके दो आधार स्तंभ हैं, एक तो है दुख और एक है सुख। इसका तो यही मानना है कि व्यक्ति के जीवन में सुखी संपन्नता आनी चाहिए, सुखपूर्ण व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। जैसे कि चारवाक संप्रदाय हुआ, जैसे कि प्राचीन यूनान में एपिक्यूरन दर्शन हुआ, भारत में चारवाक हुआ। उनका दृष्टिकोण क्या था? उनका दृष्टिकोण था व्यक्ति के जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाना, आनंदमय आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करना, ये व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। और यही लक्ष्य है इस उपयुक्तवाद का, और जिसके प्रवर्तक हैं जेरेमी बेंथम। कौन है? जेरेमी बेंथम। तो बेंथम इंग्लैंड का दार्शनिक है। उसने उपयुक्तवाद को लेकर के अपनी विचारधारा बनाई है। उपयुक्तवाद जिसका एक महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताया, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत, यानी व्यक्ति का प्रमुख लक्ष्य सुख पाना होता है। इसमें यही बात मुख्य रूप से देखने को मिलेगी हमें बार बार, कि इसमें सुख की बात कही गई है कि व्यक्ति का जीवन सुखीपूर्ण होना चाहिए। उसका एक ही लक्ष्य है कि जीवन हमारा सुखी होना चाहिए और दुखों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। यह इनके इन प्रकार किसी भी माध्यम से ऐसा हो, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य जो लक्ष्य है वो व्यक्ति है, और व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है जीवन को सुखी बनाना होता है। इसमें तो राज्य एकमात्र साधन है, व्यक्ति एक साध्य है जिसका लक्ष्य सुखी है। ठीक है, तो कौन कौन से सिद्धांत यहाँ बेंथम ने बताए वो एक एक करके देखते हैं। पहला सिद्धांत उपयुक्तवाद का जो बताया बेंथम ने, वह है सुखवाद का सिद्धांत है। जैसे कि अभी हम बता रहे थे, पूरी विचारधारा में सुखवाद की बात कही गई है। जितनी भी बातें हैं वो सब सुख के लिए हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति जो अध्ययन कर रहा है, व्यक्ति जो व्यवसाय, कोई पेशा, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, उन सब का मुख्य उद्देश्य क्या होता है विद्यार्थियों? वो सुख पाना होता है। तो उपयुक्तवाद सुखवाद की विचारधारा है। इसका मूल जो आधार है वो सुख पाना है, सुखवाद है। और दूसरी बात भी यही इसी पर टिकी हुई है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का साधन है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख मिलना चाहिए और कम से कम लोगों को दुख मिले। दुख तो हो सकते हैं, जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन इसका एक ही मकसद है, जीवन में सुख का जो पड़ना है वो भारी होना चाहिए, दुख कम से कम न्यून होनी चाहिए, गौण होने चाहिए। सुख प्रमुख है, सर्वोपरि है, व्यक्ति का जीवन सर्वोपरि माना गया है। इसमें बताया है बेंथम ने, व्यक्ति का जीवन जो है ना एक बार होता है, एक बार व्यक्ति को जीवन मिलता है, तो क्यों ना व्यक्ति के जीवन को सुखी और संपन्न बनाया जाए। ये नहीं सोचा जाए कि हम परलोक में जाएंगे, ये एक तरीका से हमें मोक्ष मिलेगा और वहां हमको सुख मिलेगा। ये यानी पारलौकिक धारणा नहीं है, ये इहलोक की धारणा है। इस जीवन को सुखी और संपन्न बनाने की धारणा है। तो ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर टिकी हुई विचारधारा है। आगे है, ये राज्य और समाज में भी अंतर करती है। इसमें राज्य जो है, जो सरकार जो है, उसका मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई करना है, समाज के लिए अधिकतम सुख और सुविधा की व्यवस्था करना है, व्यक्ति के जीवन को सुखपूर्ण बनाना है। तो इसमें राज्य और समाज में अंतर है। राज्य जो एक तरीका से राजनीतिक इकाई है, समाज जो एक तरीका से व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है। समाज में जो व्यक्ति हैं उनका जीवन अच्छा सुखद संपन्न होना चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य को कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो मानव के हित के खिलाफ हैं या लोक कल्याण के खिलाफ है। राज्य का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा हितों की रक्षा करना, ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण के कार्य करना। ठीक है विद्यार्थियों, आगे है सुधारों का समर्थन। इस विचारधारा में पूरी बात जो है ना सुधारों की कही है। जितने भी काम है, चाहे वो राज्य सरकार जो भी कार्य कर रही है, उसमें सुधारों की बात कही गई है, लोक कल्याण की बात कही गई है। उसका उद्देश्य प्रगतिशील रहा है। जैसे इंग्लैंड का जो संविधान है और इंग्लैंड जो देश है वो विकासवादी श्रेणी में है, ऐसे ये जो विचारधारा है उपयुक्तवाद की विचारधारा, ये विकासवादी रही है, परिवर्तनशील रही है। साथ ही साथ इसमें सुधारों का भी समर्थन किया गया है। ये सुधारवादी विचारधारा है। इसका उद्देश्य
सुधार करना है सभी क्षेत्रों में, जन कल्याण के कार्यों में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, भौगोलिक, सामाजिक, सभी क्षेत्र जितने भी हमारे जीवन से जुड़े क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों में उन्नति करना, सुधार करना, ये इस विचारधारा का एक लक्ष्य है। आगे इसमें क्या देखते हैं कि ये विचारधारा कोई काल्पनिक नहीं है। जैसे प्लेटो की जो विचारधारा निगमनात्मक रही, काल्पनिक रही, ये विचारधारा यथार्थवादी है और इसका उद्देश्य व्यक्ति के इस जीवन को सुखी बनाना है, यथार्थ पर टिकी हुई है। आगे की बात नहीं करती है कि हम आगे जो पारलौकिक जीवन है उसको हम सुखी बनाएं। उसके लिए हम क्या है कि एक तरीका से ये सोच करके कि अब हम कष्ट सहें और आगे हमको सुखी मिले, ऐसा इसमें नहीं बताया गया है। ये तो एक यथार्थवादी दर्शन है, काल्पनिक दर्शन ये नहीं है। तो ये विचारधारा कैसी है? ये यथार्थवादी है, वास्तविकता पर आधारित है, ये काल्पनिक विचारधारा नहीं है, कल्पनावादी दर्शन नहीं है ये। तो ये कैसा है? यथार्थवादी जीवन है। यथा उद्देश्य इसका क्या है? इस जीवन को सुखी और संपन्न बनाना है। तो यथार्थवादी दर्शन है। इसमें राज्य या जो भी सरकार है वो एक साधन है और व्यक्ति इसमें एक साधन है, और जो उसका लक्ष्य जो है वो क्या है? व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना है। तो इसमें क्या है कि साधन है, जितने भी सरकार के कार्य हैं, उद्देश्य हैं, वो सब क्या है कि व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति ही इसमें सब वो कुछ है, और ये सब राज्य, सरकार, ये सब क्या है? साधन है। इनका उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की रक्षा करना, व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना, और व्यक्ति के मार्ग में जितनी भी बाधा हैं उन बाधाओं का निराकरण करना भी इसका एक उद्देश्य है, ये इसमें माना गया है। एक और भी बात आती है कि इसमें संवैधानिक मार्ग की बात कही गई है कि संवैधानिक सुधारों का मार्ग है, संवैधानिक परिवर्तनों की बात कर रहा है, यानी व्यक्ति के जीवन को सुखी बना रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कोई अनुचित कार्य नहीं करें, हम कोई गलत तरीका से व्यक्ति के जीवन को सुखी नहीं बनाएं। राज्य भी इस चीज़ को देखे कि कहीं कोई अनुचित या भ्रष्टाचार या ऐसे कार्य तो नहीं हो रहे हैं कि जिससे कि मानव का जीवन खतरे में पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। संवैधानिक सुधारों के मार्ग में विश्वास रखती है, संवैधानिक परिवर्तन में विश्वास रखती है, कानून को भी स्थान इसमें दिया गया है। तो ये संवैधानिक मार्ग में विश्वास रखती है। असंवैधानिक गलत तरीका जो होते हैं, अनुचित जो गैर कानूनी होते हैं, उनको इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। जो उचित है, संवैधानिक है, कानूनी दृष्टि से अच्छे हैं, उन्हीं साधन और माध्यमों को इसमें अपनाया गया है। अनुचित और गैर कानूनी साधनों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया है विद्यार्थियों। और एक और बात आती है, वो है कि ये परिवर्तनशील विचारधारा है, परिवर्तनशील है। प्रारंभ में जब हमने देखा कि बेंथम जो था, बेंथम ने इस उपयुक्तवादी विचारधारा को जो जन्म दिया था, और उसका जो प्रारंभिक जो स्वरूप रहा है यानी उपयुक्तवाद का, वो ये रहा है कि इसमें मात्रा की बात कही गई है, गुण की बात नहीं कही गई है। बेंथम ने भी एक बात बताई है कि जब हम सुख और दुखों को तोल रहे हैं, नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि हमारे सुख की मात्रा ज़्यादा है तो ये समझना चाहिए कि वो कार्य हमें आनंद देगा, सुख प्रदान करेगा, और यदि किसी कार्य को करने में दुख की मात्रा ज़्यादा है तो ये समझना चाहिए कि वो कार्य बेकार है और दुख बढ़ाएगा। इसलिए इसमें मात्रा की बात की गई है। जो उपयुक्तवाद है, बेंथम का उपयुक्तवाद, उसमें मात्रात्मक सुख की बात है, जो कि एक तरीका से उसमें परिवर्तन हुआ इसलिए। और जो अगला विचारक आता है इसमें, ऑस्टिन का भी नाम हम ले रहे हैं, और ऑस्टिन ने इस उपयुक्तवाद को कानूनी रूप दिया है। और एक और नाम है, वो है जे.एस. मिल, जो आगे भी आएगा आपके। जे.एस. मिल जो रहा है, जे.एस. मिल ने उपयुक्तवाद को मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक रूप में भी परिवर्तित कर दिया है। उसने बताया है कि विभिन्न प्रकार के सुखों में केवल मात्रा का ही अंतर नहीं होता है, बल्कि मात्रा के साथ साथ गुणों का भी अंतर होता है। किसका होता है? गुण, जो उसकी जो मेरिट है, उसकी जो गुण है, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, उनका भी अंतर होता है। तो जहाँ हम ये देख रहे हैं कि बेंथम का जो उपयुक्तवाद है
वो मात्रा की बात कर रहा है, परिणाम की बात कर रहा है। और ये इसमें जो जे.एस. मिल ने परिवर्तन किया, बेंथम के उपयुक्तवाद को आलोचना से बचा लिया और बेंथम के उपयुक्तवाद को निरी मूर्खों का उपयुक्तवाद कहने से भी बचा लिया। क्योंकि यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें परिणाम की बात है, मात्रा की बात कही गई, गुण की बात नहीं कही गई है, तो ऐसा लग रहा है कि बेंथम का उपयुक्तवाद मात्र एक तरीका से छोटे स्तर का है, तुच्छ श्रेणी का है, और उसका जो स्वरूप है वो निम्न स्तर का है। तो उसको उच्च स्तर का बनाने के लिए, उसके लेवल को बढ़ाने के लिए जो परिवर्तन किया, और उसमें एक बात और जोड़ दी कि किसी चीज की गुणों में एक गुणों का भी अंतर होता है, कि सुखों में मात्रा का ही नहीं होता है, गुण का भी अंतर होता है। तो एक इसमें लाइन आती है कि पुष्पिन नामक बच्चों का खेल उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। तो यहाँ देखो, बेंथम जो था उसने परिवर्तन किया है। बेंथम जो रहा है उसने तो ये कहा है कि एक पहाड़ पर चढ़ने का, और एक हम घर में जो रह रहे हैं, घर पर हम जो आराम कर रहे हैं एक चारपाई पर रजाई में, वो पहाड़ पर चढ़ने का और चारपाई में रजाई में ओढ़ करके सोने का जो सुख है वो बराबर है, ऐसा उसने माना है। लेकिन बेंथम ने जो ये चीज कही है इसको नकार दिया है, जे.एस. मिल ने इसको नकार दिया है। वो ये कहता है कि यदि हमारा जो कार्य उच्च स्तर का है, उच्च गुण लिए हुए है, उसमें अच्छाई ज्यादा है, तो दोनों को एक पड़े में नहीं रख सकते, दोनों में अंतर रहेगा। इसीलिए तो उसने कहा है कि जो सुख हमें एक तरीका से जो रजाई में सोने से मिल रहा है, उसकी बजाय पहाड़ पर जो चढ़ने का जो आनंद है वो ज़्यादा अच्छा है, जो ज़्यादा चिरस्थायी है। हालांकि उसमें कष्ट है, लेकिन उसका जो आनंद है वो अद्भुत है। इसीलिए बेंथम का जो दृष्टिकोण है वो निम्न है, और जे.एस. मिल का दृष्टिकोण है वो व्यापक है। तो ये इसमें परिवर्तन हुआ है। बेंथम ने जो क्या है बात कही वो निम्न स्तर की रही, जे.एस. मिल ने जो बात कही है वो उच्च स्तर की है। और यहाँ हमने ये विभिन्न प्रकार के सिद्धांत देखे, एक बार और देखते हैं कि पहला है सुखवाद का, दूसरा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत, और तीसरा है समाज और राज्य में अंतर इसमें है, सुधारों की बात इसमें है, और ये यथार्थवादी है, काल्पनिक नहीं है। और साधन बताया गया है कि इसमें राज्य एक साधन है, व्यक्ति साधन है, और ये संवैधानिक सुधारों में बात करते हैं, संवैधानिक परिवर्तन की बात करते हैं, गैर कानूनी बात नहीं करते। और एक यही कि ये परिवर्तनशील समय के अनुसार बदलने वाली विचारधारा है। इसने अपने आप को समय के अनुसार ढाल लिया और अपने आप को मूर्खों का उपयुक्तवाद कहने से भी बचा लिया, और ये काम किया था जे.एस. मिल ने। तो आज हमने इसमें सिद्धांत जाने, अब इसमें बेंथम के कुछ और सिद्धांत बाकी हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे।